जय हिंद। आज हम लोग लुसेंट बुक को पढ़ने जा रहे हैं। लुसेंट बुक में जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राणी विज्ञान को पढ़ेंगे। ऐसे तो सभी स्टूडेंट के पास लुसेंट बुक जरूर रहता है, जो भी स्टूडेंट तैयारी शुरू किए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही स्टूडेंट है जो लुसेंट को इस पार से लेके उस पार तक पूरा पढ़े हैं, क्योंकि यह इसका जो वर्ड है वो बहुत क्लिष्ट वर्ड इसमें दिया रहता है, जो कि आमतौर पे स्टूडेंटों की समझ से परे रहता है। तो चलिए हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आप लोग खुद अपना बुक निकाल लीजिएगा और उसमें जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उसी तरह आप लोग भी उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिएगा और अंडरलाइन करते चलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 8 होगा बायोलॉजी में प्राणी विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु का वर्गीकरण पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो उसके बारे में है कि संसार के समस्त जंतु दो उप जगत में विभक्त किया गया है। एक कोशिकीय होगा, नहीं तो बहुत कोशिकीय होगा। एक कोशिकीय प्राणी तो बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। बहुकोशिकीय प्राणी 9 संघों में विभाजित किया गया है। स्टोरर व यूजिनर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। अब जो स्टोरर है और यूजिनर, उसके अनुसार संघ प्रोटोजोआ का प्रमुख लक्षण क्या है वो सब देखेंगे कि इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, सिंगल है। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसका जो जीव द्रव्य है उसमें एक होगा या अनेक केंद्रक पाया जाएगा। प्रचलन पदाबों, पक्षाभों और कक्षाभों के द्वारा होता है। मतलब इसका प्रचलन कैसे, इसका एक जगह से दूसरी जगह जाता है। स्वतंत्र जीवी एक परजीवी दो प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी यह दोनों प्रकार के होगा। स्वतंत्र जीवी मतलब खुद से जिएगा और परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित रहेगा। सभी जैविक क्रिया मतलब उसका जो भी जैविक क्रिया है, जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और यहाँ तक कि जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होता है। यही इंपॉर्टेंट है। उसका जो होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, वो खाना भी शरीर के अंदर ही खा लेगा, उसका पाचन भी वहीं हो जाएगा, वह सांस भी अंदर से ही लेगा और उसका उत्सर्जन भी अंदर ही कर देता है। और उसका जो जनन होता है वह टूट के अलग होता है, मतलब सेल से ही। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होती है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। और मनुष्य के अंदर जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिका, उसका संक्रमण कम से कम 30 से 40 वर्ष तक रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघ पोरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। जो साल्टी वाटर है जिसमें नमक रहता है उस जल में पाया जाता है। इसका लक्षण पढ़ेंगे पहले कि ये बहुकोशिकीय जंतु है, मतलब ये इसमें बहुत सारा कोशिका है, परंतु कोशिकाएं नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती है। इसका जो कोशिकाएं हैं वह उत्तक का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं। शरीर पर उसका असंख्य छिद्र रहता है। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरणतः साइकस, मायोनिया और स्पंज सब इसी का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संघ सिलेंट्रेटा। प्रमुख इसका लक्षण देखेंगे। प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं होते हैं, मतलब मुख के चारों तरफ उसमें धागा टाइप का निकला रहता है, पाई जाती है, जो भोजन आदि पकड़ने में उसको मदद करता है। क्या कि उसे क्या करता है, उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा, जैसे मछली उछली भी होगा तो उसके मुख के चारों ओर धागा की तरह निकला रहता है, जिससे उसको क्या होता है कि उससे भोजन पकड़ने में आसानी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संघ प्लेटिहेंथेसिस में इसका लक्षण देखते हैं कि 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होता है। इसका जो शरीर होगा वो 3 स्तर में होगा, 1 2 3 इस तरह 3 स्तर में बटा रहेगा, लेकिन देह गुहा उसमें नहीं रहेगा। पृष्ठ आधार तल से चपटा होगा। उसका जो पृष्ठ होगा वो आधार तल से क्या होगा, चपटा होगा। पाचन तंत्र विकसित नहीं है, अभी इसमें पाचन तंत्र नहीं आया है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। पूछता है कि प्लेटिहेंथेसिस में जो उत्सर्जन होता है वो किस कोशिका होता है, फ्लेम कोशिका के द्वारा। उसके बाद है कि कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि सब इसमें नहीं होता है। और उभयलिंगी जंतु होता है, मतलब इसका मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है। उदाहरणतः प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संघ एस्केहेलिमेंथिस का लक्षण है कि लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि शरीर द्विपार्श्व समित त्रिस्तरीय होगा। आहार नाल स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे आहार नाल उसमें आ गया, जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होता है। मतलब मुख होता है मतलब खाने वाला, और गुदा जिस एनस करते हैं वो दोनों होता है। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होता है। इसमें जो परिवहन अंग और श्वसन अंग अभी नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें क्या हुआ है कि आहार नाल आया है, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। अब यहाँ पे उसका क्या हुआ कि तंत्रिका तंत्र आ गया। उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया द्वारा होता है। उसका उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया द्वारा होता है। और अब यहाँ पे एक लिंगी होते हैं, इसमें एक लिंगी। उदाहरणतः गोल कृमि जैसे स्केरिस, थ्रेड वर्म, विचेरिया, इसके द्वारा फलेरिया होता है। पूछा जाता है कि फलेरिया किसके द्वारा होता है, तो विचेरिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट्स है एक एंट्रोबियस
पिन वर्म जिसको थ्रेड वर्म कहते हैं मुख्यतः छोटे बच्चे के गुदा मतलब एनस में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ होती है और कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब इसी से कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संग एनीलिडा। एनीलिडा का लक्षण है कि शरीर लंबा होगा, एकदम पतला होगा, लंबा मतलब बहुत लंबा, पतला का कि इसका नामे में एनीलिडा है, लीड की तरह पतला होगा। द्विपार्श्व समित व खंडों में बटा होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। इसका जो प्रचलन है वो काइटिन के सीटी का। आहार नाल पूर्णतः विकसित होते हैं। इसमें जो आहार नाल है अब आके पूरा विकसित हो गया आहार नाल। उसमें श्वसन तंत्र सिर्फ विकसित हुआ था, इसमें आहार नाल। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, इसका अब जो श्वसन होगा वो किससे होगा? त्वचा द्वारा। कुछ जंतुओं में क्लोन के द्वारा होता है। रुधिर इसका अब रेड हो गया क्योंकि इसमें आहार नाल हुआ और एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जन अंग अब वृकक के रूप में होता है। पहले त्वचा था, अब इसमें क्या हो गया? वृकक हो गया। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के अब इसमें होगा। जैसे केचुआ क्या है? एक लिंगी भी हो सकता है, उभयलिंगी, जोंक, नेरिस इत्यादि। चलिए इसका नोट देखते हैं कि केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि केचुए में हृदय कितने जोड़ी? तो 4 जोड़ी। नेत्र नहीं होता, इसमें आंख नहीं होता है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अब है संग ऑर्थोपोडा। इसका लक्षण देखेंगे कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। इनका जो पाद है वो संधि युक्त होगा, मतलब जोड़ होगा, उसमें संधि होगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार के हैं, अभी भी इसमें ओपन है। इसके देह गुहा हीमोसील कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, समान सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर। निषेचन इसका शरीर के अंदर उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, खटमल, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, टिड्डी सब आ गया। यही कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। पूछा जाता है कि कीट में पैर कितना होता है? तो 6, पंख कितना होता है? 4। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, मतलब उसमें 13 को चेंबर होगा कॉकरोच के हृदय में। और चींटी एक सामाजिक जंतु है। पूछा जाता है क्वेश्चन सामाजिक जंतु कौन है? तो चींटी है, क्योंकि वह क्या श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। मतलब हम लोग को भी क्या सामाजिक वही होता है जो दूसरे को जो काम में हाथ बटाता है। तो चींटी भी क्या है? सामाजिक जंतु है। वह क्या करेगा कि श्रम विभाजन को प्रदर्शित करता है। अगर कोई बड़ा काम है कोई अकेले करेगा तो नहीं होगा, वही अगर वहाँ पे 10 आदमी अगर मिलकर वो काम करेगा तो आराम से हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इतना काम कर लिया। दीमक भी एक सामाजिक कीट है। दीमक भी क्या है? एक सामाजिक कीट है जो निवाह कॉलोनी में रहती है। वो दीमक क्या है? वो भी सामाजिक है। आदमी को क्या अभी गांव घर में सब क्या करता है कि एक जगह रहता है घर बना के, तो वो भी क्या है? सामाजिक कीट है। वो भी क्या रहता है? तो वो कॉलोनी में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है पर इसका लक्षण, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसमें जितना भी जंतु सब समुद्र में रहेगा। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें जल संवहन तंत्र। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। इसमें तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क नहीं होगा। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। अब उदाहरण देखते हैं कि जेलीफिश, इसका उदाहरण है जेलीफिश, सैलफिश, काईफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, बिट्टल स्टार आदि। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। अरस्तु लालटेन है, उसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। यह समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संग मुलस्का। मुलस्का इसमें लस्सा छोड़ के चलेगा, जैसे देखिएगा इसमें। इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इसमें श्वसन गिल्स और टिनिडिया द्वारा होता है। इसमें कवच सदैव होता है, जैसे घोंघा, उसमें क्या होता है? कवच होता है। और इस कैसे चलता है? चलेगा तो देखिएगा कि नीचे क्या करता है? लस्सा टाइप के रहता है। तो इसी से कोडिंग कर लीजिएगा कि ये सब क्या है? मोलस्का में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोलस्का में। आहार नाल पूर्णतः विकसित होते हैं। रक्त रंगहीन होता है, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता उस सबके रक्त में। उत्सर्जन वृककों के द्वारा होता है। उदाहरणतः आ गया घोंघा, सीपी, सब है, सब उसी में है। अब है संग कोडेटा। कोडेटा मतलब अब आ गया क्या? कोडेटा आ गया। इसमें प्रमुख लक्षण, इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। नोटोकॉर्ड मतलब जुराब। इसमें कुलोन छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कोडेट में वर्गीकरण के अनुसार 13 को वर्ग है। अब सब वर्ग को देखेंगे। कोडेटा मतलब रीढ़ की हड्डी समय कैसे कैसे आएगा आप देखते रहिए। मत्स्य वर्ग इसमें है। ये सभी असमय तापी जंतु है, मतलब इसका जो ताप है ना वो एकदम अति पानी के अनुसार वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। इसका हृदय द्विबेस्मी होता है, मतलब 2 गो इसमें चेंबर होगा और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें शुद्ध रक्त नहीं होगा, सिर्फ अशुद्ध। इसमें श्वसन क्रिया के लिए कोलोन पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उससे करता है। कुछ मछलियां में कंकाल उपस्थित उपास्थि का बना होता है। मछली में जो कंकाल होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज क्या होता है? जब हम लोग चिकन उकन खाते हैं ना तो उसमें देखते हैं कि कार्टिलेज, जैसे चिकन है तो उसका जो बोन होगा वो बोन कहीं कहीं हम लोग से नहीं चबाया जाता है, लेकिन कोई जो हल्का बोन होता है जैसे कान उन में जो हड्डी रहता है वो कार्टिलेज का बना होता है। उसको अगर आप हिलाइएगा ना तो देखिएगा तो खूब जरूर हिलते रहेगा। हड्डी ही है लेकिन वह नरम होता है एकदम। तो वही पूछ कह रहा है कि कुछ मछलियों में का जो कंकाल होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी उसमें हड्डी नहीं होता है, जैसे शार्क और एस्कोलियोडन, इसमें हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज होता है। अब है उदाहरणतः रोहू कतला तथा समुद्री घोड़ा जिसको सी हॉर्स कहते हैं। नोट, मच्छरों
के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली गेम्बूसिया है। देखिए इसमें क्या होता है कि कीट भक्षी मछली है गेम्बूसिया। ये क्या करता है, ये मछली जब हम कोई तालाब है घर के आसपास उसमें जब छोड़ देते हैं तो क्या करता है, कीट जितना भी है ना उस सबको क्या करता है, गेम्बूसिया मछली खा जाता है। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि उस पर हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी तेल का छिड़काव क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी मच्छर है ना वो लार्वा, उसका जो लार्वा होता है वो पानी के ऊपर ही तैरते रहता है। मतलब जितना भी मच्छर है वो जब प्रजनन करता है, वो अपना अंडा देता है तो उसके जो पानी के ऊपर ही तैरते रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जब हम मिट्टी तेल छिड़कते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव मिट्टी तेल कम कर देता है, मतलब पूरा तोड़ देता है पानी को, और उसका जो अंडा, जो मच्छर जो पानी के ऊपर दिया था वो अंडा क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, जिससे मच्छर नहीं पनपेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो घर के आसपास जो पानी उनी रहता है उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी तेल का छिड़काव करते हैं। आगे है एम्फीबिया वर्ग। देखते हैं एम्फीबिया वर्ग के बारे में कि एम्फीबिया वर्ग, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब जल और स्थल दोनों में रहेंगे। ये असमय ताप वाली होती है, मतलब इसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, अपना शरीर को बदलते रहेगा। श्वसन क्लोम, त्वचा और फेफड़ा तीनों में होगा। कभी कभी पानी में रहेगा तो क्लोम से कर लेगा, मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से कर लेगा, जैसे मेढक है मिट्टी के अंदर भी रहता है तो त्वचा से सांस ले लेगा, और जब बाहर आता है तो सब फेफड़ा यूज करता है। हृदय 3 बेसमी होते हैं, मतलब 3 गो चेंबर अब इसमें हो गया, 2 आलिंद और 1 नीला। नीला एक ही रहेगा और आलिंद 2 रहेगा, उदाहरणतः मेढक। मेढक के टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुरस्कार है, पुकार है। इसका मतलब हुआ कि जब वह अपना जनसंख्या बढ़ाना चाहता है तो उसी के लिए वो मतलब करता है पुकार, तो उसी में वो टटराहट करता है, मतलब मादा को आकर्षित करता है। नेक्स्ट देखिए कि सरीसृप वर्ग। रेप्टाइलिया, प्रमुख लक्षण वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। ये असमतापी जंतु है, अभी भी शरीर का ताप समान नहीं है, असमताप। 2 जोड़ी पाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होते हैं, अभी भी कंकाल स्थिर नहीं है। श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बना कवच से ढके होते हैं, जैसे मुर्गी उर्गी सबका अंडा कैल्शियम कार्बोनेट के बना ही कवच में रहता है। हृदय समानतः त्रिकक्षीय होते हैं, अभी भी 3 गो हृदय में चेंबर है, लेकिन यही पूछता है अपवाद में है मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। वो भी क्या है कि उभयचर ही है मगरमच्छ भी, लेकिन उसका जो हृदय है वो 4 कक्ष का है। उदाहरणतः छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, सब में कितना चेंबर होगा, तो 3 चेंबर होगा। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं। डायनासोर इस युग में था। पूछा गया क्वेश्चन कि डायनासोर किस युग का था, तो मेसोजोइक या रेप्टाइल युग। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है, सांप को ही खाता है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। चलिए नेक्स्ट है कि मेम्बुइया बिल बनाने वाली छिपकली है। मेम्बुइया बिल बनाने में बिल में रहती है, इसका प्रचलित नाम सिंक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की बसा तेल ग्रंथियों के सदृश ही रहता है, मतलब जो स्तनधारी है उसमें जो तेल ग्रंथि है, बसा ग्रंथि है, उसी के तरह सांप में भी विष ग्रंथि होता है। अब पक्षी वर्ग देखेंगे। प्रमुख लक्षण, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है, मतलब कि कुत्ता बिल्ली सबका जो आगे का जो पैर होता है उसी तरह इसमें भी पक्षी का भी जो अगला पाद होता है, मतलब पैर जो होता है 2 वह क्या, तो उसका उड़ने के लिए पंख बन जाता है, इसलिए उसका 2 पैर रहता है और 2 जो अगला पाद होता है वो पंख बन जाता है। इसका हृदय अब आ गया, इसका हृदय में 4 चेंबर हो गया। अब इसमें 2 आलिंद 2 नीला, और पीछे वाला में जो उभयचर था उसमें 2 आलिंद तो था लेकिन नीला 1 था। ये समतापी होते हैं। अब इसका जो ताप होगा ये समान ताप होगा, तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है, अब सांस लेगा फेफड़ा से। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, अभी भी इसमें मूत्राशय अनुपस्थित रहेगा, इसीलिए जितना भी चिड़िया उड़िया हैं वो जब बीट करती है तो उसी में पानी की मात्रा निकलता है, अलग से पानी कहीं से नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शब्दनी पक्षी में वाक् यंत्र होते हैं, मतलब आवाज करने वाला, उदाहरणतः कौवा, इसमें आवाज निकलता है। मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी अवाबिल है, सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी है और एमू है, नहीं उड़ता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, अभी भी सबसे बड़ा जीवित है, तो जीवित में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है पक्षी में। सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्कियोपेटेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक है, मतलब इसको करीबी कह सकते हैं, दोनों के बीच का था। पेंगुइन चिड़िया को अंटार्कटिका में पाया जाता है पेंगुइन। अब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अब स्थनी मेमेलिया मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसी से। प्रमुख लक्षण, त्वचा स्किन आएगा, पर सफेद श्वेत ग्रंथियां, मतलब स्वेट ग्रंथियां, मतलब उसमें से पसीना निकलता है, एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है, त्वचा से ही निकलता है। ये सभी जंतु
तापी मतलब उच्च तापी एवं निम्न तापी होते हैं, मतलब ज़्यादा भी ताप हो सकता है, कम भी। इनका हृदय 4 बेसमें भी 4 चेंबर। इसमें दांत जीवन भर में 2 बार निकलते हैं, हम लोग का भी दांत जीवन भर में 2 बार निकलता है, इसलिए से द्वार दंती कहते हैं, द्विवार दंती मतलब 2 बार दांत निकलता है। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद में केवल ऊंट और लामा को छोड़कर, मतलब उसका जो रुधिराणु है उसमें केंद्रक पाया जाता है, बाद बाकी जितना भी है उस सब में नहीं पाया जाता है। बाह्य कर्ण पीना उपस्थित होता है, जो कान के जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं पीना। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। जब कोई भी बड़ा वर्ग हो जाता है तो उसको छोटा करने के लिए उसमें उपवर्ग बनाते हैं, तो इसीलिए पीछे वाला में उपवर्ग नहीं था, और जो मेमेलिया है जिससे इसमें ज़्यादा वर्ग है तो इसमें 3 उपवर्ग भी बना दिया गया है। जैसे प्रोटोथीरिया में अंडा देते हैं, उदाहरणतः एकिडना और प्लेटिपस। उसके बाद मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, पहले तो वो अंडा दिया, अभी अपरिपक्व बच्चा कैसा होता है कि मतलब ना अभी सही से वो अंडा में ही है और ना सही से अभी वो बच्चा में ही है, उसको क्या कहते हैं कि पार्सुपियल नामक थैली में विकसित करता है। जैसे कि कंगारू क्या करता है, वो उसके पेट में वो पार्सुपियल थैली होता है, बच्चा को जन्म देकर उसी में रखता है, उदाहरणतः कंगारू। और जब बच्चा जब मेच्योर हो जाता है जब, तब उसमें से वो बाहर निकालता है, इसलिए उसको कहते हैं कि अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। यूथीरिया पूर्णतः विकसित पशुओं को जन्म देता है, जैसे हम लोग देते हैं, जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन। बकरी का औसतन तापमान इसका 39 डिग्री सेल्सियस। और डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनी है, एकमात्र विषैला स्तनी है डक बिल्ड प्लेटिपस, क्योंकि जितना भी स्तनी है वो उसमें विष नहीं होता है, लेकिन उसमें है। समुद्री वेल में लिम्बा फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जंतु जगत है, एनिमल टिश्यू पढ़ने, जंतु उत्तक पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू। चलिए एनिमल टिश्यू देखते हैं कि जंतु के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितना श्रेणी में बांट सकते हैं, तो उपकला उत्तक सबसे पहले पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू, ये उत्तक जंतु की बाहरी भीतरी श्वसन तंत्र सतहों पर पाए जाते हैं, जिसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। इसमें रुधिर कोशिका नहीं होगा, इसके कारण इस उत्तक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से होता है, से लसिका द्वारा होता है। विसरण के माध्यम से किसके द्वारा, लसिका। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को बचाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पर। यह उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है, मतलब बाहर से चोट लगने से बचाता है। अंतरंग मतलब हुआ अंतर का जो अंग है, तथा उन्हें नम बनाए रखता है, मतलब उनको नम मतलब भीगा हुआ बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी उत्तक, यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ता है। नामे में छुपा है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्ट करने वाला, जोड़ता है। तरल संयोजी उत्तक मतलब लिक्विड में है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहेंगे। जैसे रक्त तथा लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होते हैं। यह उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, लिक्विड है इसलिए शरीर के तापमान को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत उत्तकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। जो सेल है मृत कोशिकाओं को नष्ट करेगा और उत्तकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है, मतलब जहां से जब वो मर गया वहां पे बुलाए। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होता है। अब है पेशी उत्तक, मस्कुलस टिश्यू, इसे संकुचनशील उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी उत्तक से मिलकर बनी होती है। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अरेखित यह पेशी उत्तक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, मतलब बिना अपने इच्छा के अनैच्छिक रूप से। जैसे आहार नाल, हम लोग आहार नाल को कहते हैं कि जो खाना कर ले जाओ, अपने ना चल जाता है, खाना डालते हैं खुद ले जाता है। मलाशय, मूत्राशय, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। अब कहीं आगे रोक लेंगे, लेकिन कितना देर रोकेंगे, ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। रक्त वाहिका, खून को हम कहेंगे कि रुक जाइए, हमारे नस में रुकल रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करता है जो स्वयं वेग से गति करते हैं, जो अपने आप गति करते हैं। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों को गति को अब यही नियंत्रण में रखेगा। रेखित, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करता है, उसमें ही पाया जाएगा। जैसे प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडन, लिंगामेंट और टेंडन, तो ये टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ा होता है। अब आगे देखते हैं। हृदय पेशी कार्डिक, ये पेशियां केवल हृदय के दीवार में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत, मतलब कभी नहीं रुकता है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी उत्तक से मिलती जुलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। इसका कोटिंग देखिए, 6 अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 9 पुर जाएगा, याद रखेंगे 639 639। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटिकस मैक्सिमस कुल्हा की मांसपेशी है, जांग के ऊपर जो होता है कुल्हा, उसी की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस है। तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं, मतलब सोचने समझने की इसी तंत्रिका। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। चलिए देखते हैं कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मतलब यही है वो तंत्रिका ऊतक है, इसमें विभाजन नहीं होता, जितना होना चाहिए था जन्मे के समय हो जाता है, आगे जाके नहीं बढ़ता है। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कह सकते हैं इसका। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 से 1/2 लीटर कम, 1 या 2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा और ब्लड कार्पोरल्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग है, मतलब अजीवित जीवित नहीं है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, प्लाज्मा का 90% भाग वाटर और रक्त का 60% भाग प्लाज्मा। 7% इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा के कार्य क्या है। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोनों का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु, ब्लड कार्पोरल, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्तकण आरबीसी, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु ब्लड कार्पोरल। लाल रक्तकण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोरल्स ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं कि रुधिराणुओं के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता, अपवाद ऊंट और लांबा। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर में, मतलब यकृत में और प्लीहा में होता है। जब बच्चा भ्रूण रहता है तब वही होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु लीवर और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कबरगाह कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक डाई होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। डाई मतलब ग्लोबिन, लौह युक्त। ग्लोबिन मतलब जहाँ भी ग्लोबिन लगेगा वो उसमें लोहा की मात्रा होगा, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग होता है, जिसको एनीमिया कहते हैं। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, मतलब 4200 मीटर से ऊंचा, उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते, उसी में आरबीसी नहीं बनता। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोरल्स, ल्यूकोसाइट्स आकार का एवं रचना में अमीबा के समान होता है। श्वेत रक्त आरबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड में कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं द्वारा बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिका रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करती है। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु, ब्लड कार्पोरल्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, या केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्त का कार्य। शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण की अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, ये सब है रक्त का कार्य, रक्त को थक्का बनाना। O2 CO2 के पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना, रक्त का थक्का बनना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स, रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्न है, देख लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलेगा तो थ्रोम्बिन बनेगा। थ्रोम्बिन में अगर हम फाइब्रिनोजन मिलाएंगे तब फिब्रिन बनेगा। अब फिब्रिन में जब हम रक्त बिंबाणु ऐड करेंगे तो रक्त थक्का हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। चलिए रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होती है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। 2 से 5 मिनट में नहीं बनेगा तो हीमोफीलिया, रक्त निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। मनुष्य के रक्त वर्ग, अब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे।
रक्त समूह की खोज सबसे पहले तो लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्त को भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिसमें एंटीजन ए होता है तो रुधिर वर्ग ए है, जिसमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी है, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है तो रुधिर वर्ग ए और बी है, और जिसमें दोनों में से कोई नहीं होता है तो ओ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए एंटीजन इसमें ए पाया जाएगा, रुधिर वर्ग बी तो इसमें एंटीजन बी, ए बी रहेगा तो दोनों, कोई नहीं रहेगा ओ में, अगर कोई नहीं है तो ओ रुधिर वर्ग हो जाएगा। अब इसमें एंटीबॉडी, तो अगर ए है तो इसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाएगा, अगर बी है तो इसमें उल्टा है, इसमें केवल ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडी अगर ए बी है तो इसमें एको एंटीबॉडी पाया नहीं जाएगा, अगर ओ है तो इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। चलिए रक्त का आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ब्लड को हम कैसे देते हैं। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। दोनों ए एक साथ नहीं रहेगा ना तो दोनों बी एक साथ। ऐसे होने से आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, मतलब क्लॉट हो जाता है, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण नहीं हो, मतलब एक साथ दोनों नहीं हो, दोनों ए एक साथ नहीं हो, ना तो दोनों एंटीजन बी एक साथ नहीं हो। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें नहीं है कुछ एंटीजन, उसमें ए और ई वाला बातें नहीं, तो कोई भी रह सकता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता, मतलब किसी से ले सकता है, कि रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से ले सकता है। RH फैक्टर, सन 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्हें सीसस बंदर में एक तत्व का पता चला, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिस व्यक्ति के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका RH सहित पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिसमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त रहित। जिसमें होगा वो पॉजिटिव, जो ना होगा निगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त आधान के समय RH फैक्टर की जांच की जाती है। जब हम रक्त किसी को देते हैं तब RH पॉजिटिव और RH प्लस का रक्त RH निगेटिव और RH निगेटिव के रक्त को ही दिया जा सकता है, जो पॉजिटिव है उसी को, जो निगेटिव है उसी को। यदि RH पॉजिटिव का रक्त का RH निगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण पहले बार तो चल जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तदान किया गया तो अभिलेशन के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो माइनस वाला रहेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। अब है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, देखिए ये। यदि पिता का RH प्लस हो, मतलब पिता का जो रक्त हो RH प्लस और माता का RH माइनस हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। या तो गर्भ में ही बच्चा मर जाएगा, नहीं तो जो जन्म लेगा उसके बाद। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है, मतलब एक संतान तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो संतान होगा तो वह संतान नहीं होगा, या तो गर्भ में ही मर जाएगा और नहीं तो उसका जो जन्म होगा उसके बाद मर जाएगा। अब देखते हैं माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों को संभावित, मतलब माता पिता का रक्त समूह है तो बच्चा का संभावित है, मतलब क्या हो सकता है। अगर माता पिता दोनों अगर ओ है तो बच्चे में ओ ही होगा, और बच्चों में असंभावित रक्त, तो ए को पढ़ लेंगे तो जो बच गया से सब हो जाएगा, जैसे ए बच गया, बी बच गया, ए भी हो गया। ई नहीं हो सकता लेकिन वो हो सकता है। अगर माता का ओ है पिता का ए है तो ओ ए दोनों हो सकता है, और जो बच गया से इधर है नहीं हो सकता, देख लीजिएगा। अगर माता का ओ है और पिता का बी है तो हो सकता है ओ और बी। अगर माता का ओ है और पिता का ए बी है तो ए और बी में से कोई एक हो सकता है। अगर माता का ए है और पिता दोनों का ए है तो ए और ओ हो सकता है। अगर माता का ए है और पिता का बी है तो सब हो सकता है, तब ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, माता का ए है और पिता का बी है। तो अगर माता का ए है और पिता का ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है। अगर माता पिता दोनों का बी है तो बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर माता का बी है और पिता का ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। और दोनों अगर माता पिता ए बी है तो ए बी और ए बी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट का जो चैप्टर मानव शरीर के तंत्र वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।